एक वाक्या ऐसा जब मामा ने ही उतार दिए थे भांजी के कपड़े और पूरा इलाका इस बात को देख करके दहल गया था। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की जो कि दिल्ली में रहा करती है और वह दिल्ली से गांव आती है होशंगाबाद, और रोज़ वह होटल से अपने घर पर जाया करती है गांव में। और फिर एक दिन वह लापता हो जाती है और जब वह मिलती है तो बिना कपड़ों के मिलती है। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के बसंत कुंज से प्रारंभ होती है। दिल्ली के बसंत कुंज में लीना शर्मा नाम की एक लड़की जो रहा करती है, उम्र उसकी 24-25 साल है। वह कंपनी में अच्छे पद पर पोस्टेड है और उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी है। और दोस्तों, उसके माँ बाप जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। वह पीछे से रहने वाली मध्य प्रदेश के ओसंगा की थी। अब माँ बाप की मौत हो चुकी है। वो 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वह अपने घर बार की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर लीना के माँ बाप पर प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी। गांव के अंदर बहुत अमीर लोग थे। 70 एकड़ ज़मीन थी इनके माँ बाप पर। तो अब ये 2 बहन थी तो 35-35 एकड़ दोनों के हिस्से में आ जाती है। दोस्तों, बहुत होता है 70 एकड़। बहुत बड़े साहूकारों पर भी इतनी ज़मीन नहीं होती है। अब जो लीना होती है वह खेतीबाड़ी तो करती नहीं है। इसकी बड़ी बहन की शादी हो गई है तो गांव के अंदर 70 किला ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। तो वह अपने हिस्से की ज़मीन और अपनी बहन के हिस्से की ज़मीन पर अपने मामा को अपने गांव में बसा करके और अपने पैतृक घर में उसको रख देती है। उनके बाल बच्चे वहाँ पर रहने लगते हैं और इसका जो मामा होता वह इनकी ज़मीन की देखरेख किया करता। उनमें फसल ही इतनी हो जाया करती थी कि मामा खुद मालो माल हो जाया करता था। और ये लड़की, इनको फसल वसल से कुछ ज़्यादा लेना था नहीं है। तो अपनी सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तकरीबन महीने की 2 से 3 लाख रुपए इसकी सैलरी थी। तो इसका गुजर बसर उस सैलरी से अच्छा खासा हो रहा था और किराए पर रह रही थी अभी दिल्ली के अंदर। अब ये सोचती है, जो लड़की होती है जिसका नाम लीना शर्मा है, मिलनसार है, अच्छा इसका फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों को भी पता है कि ये अमीर घराने की लड़की है और नौकरी में भी सबसे ऊपर है पोस्ट में। तो बहुत अच्छे लोगों से इसकी जानकारी है, दोस्त यार खूब काफ़ी अच्छे हैं। तो लीना जैसे पैतृक गांव इसका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में पड़ता है। तो अब लीना दिल्ली में ही अपना घर खरीदना चाहती है। तो वह सोचती है कि मैं यहाँ पर पैसे तो मेरे पास कुछ तो हैं, कुछ मैं खर्च कर देती हूँ, लेकिन मेरी जो गांव की प्रॉपर्टी है, जो मेरे हिस्से में 35 किले आते हैं जिनको मामा देख रेख करता है, क्यों ना मैं उन किलों को बेच दूँ, क्योंकि मुझे गांव तो जाना नहीं है ज़िंदगी भर। उनको बेचने के बाद दिल्ली में एक अच्छा सा आलीशान घर खरीदूंगी और वहाँ पर रहा करूँगी। यह उसने डिसीजन लिया था। जबकि दोस्तों, गांव की ज़मीन कभी बेचनी नहीं चाहिए, बुरे वक्त में वही ज़मीन काम आती है। आपने देखा भी होगा कोरोना काल के समय में जो लोग शहरों में फंसे रह गए थे उनकी क्या गत हुई थी, और जो गांव में थे उनके मज़े ही मज़े थे। लेकिन इसने डिसीजन ले लिया था। अब यह गाँव की ज़मीन को बेचना चाहती है तो उसके लिए अपने मामा के पास फ़ोन करती है और मामा का नाम होता है प्रदीप शर्मा। उससे फ़ोन करके कहती है, मामा जी मैं अपने हिस्से की 35 किले की ज़मीन बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उसको बेचने के बाद मैं शहर में मकान घर लूँगी। अब उसके बाद उसका मामा कहता ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद यह जो लड़की होती है अपने खेतों की फेंसिंग करवाने में जुट जाती है। फेंसिंग करवाने से ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ तक हमारे खेत हैं, क्योंकि गांव में ऐसा भी होता है कि कीले होते हैं, थोड़ी बहुत जो मेंढ होती है किसी और के खेत में घुसी रहती है, किसी की मेंढ कहीं और, थोड़ा इस तरह से हो जाता है कई बार खेतीबाड़ी करते करते। तो फेंसिंग करवाने से प्रॉपर जो एग्जैक्ट ज़मीन होती है उसके ऊपर वो फेंसिंग करवाने का सिस्टम यहाँ पर बना लेती है। और उसके बाद मामा कह देता है ठीक है तुम आ जाओ। अब लीना अपने गांव के पास एक शहर होता है होशंगाबाद पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद गांव में तो ये रहती नहीं है, क्योंकि इसका रहने का स्टेटस अब कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल हो चुका था। तो वहां पर एक होटल में कुछ दिन के लिए कमरा बुक करती है, तकरीबन 20 से 30 दिन के लिए, और वहां पर रहती है। और वहां से एक ऑटो ड्राइवर कर रखा था इसने, उस ऑटो में बैठ करके अपने गाँव जाती, सीधा खेतों पर जाती और वहाँ पर मज़दूरों से फेंसिंग का काम करवा रही होती है। कुछ सामान लाना होता है, मज़दूरों को लगाना होता है, उनको पेमेंट करनी होती है, इस तरह का काम वो वहाँ पर कर रही होती है। अब काम चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो वाला ऑटो से उसको ले आया करता है। अब जो मामा होता वह भी उसके साथ फेंसिंग करवाने में लगा हुआ है।
लेकिन एक दिन की बात होती है, जो लीला होती है वह गांव आती ही नहीं है। मामा उसका इंतज़ार करता है, उसको चिंता भी होती है। तो मामा प्रदीप शर्मा ने खुद उसके पास फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। अब तो मामा बड़ा गुस्से में आ जाता है कि काम अधूरे में छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। एक हफ्ता गुजर जाता है, वह वापस नहीं आती है। इधर अब एक हफ्ते के बाद एक महीना गुजर जाता है, तो उस लीना का कोई अता पता ही नहीं होता है। मामा ये सोच रहा होता है कि शायद वो अपने दिल्ली चली गई है। इधर जो लीना के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, तो वह आपस में एक दूसरे के साथ समय गुजारा करते थे। तो उनके जो फ्रेंड होते हैं वह देखते हैं कि एक महीने से ना तो फेसबुक पर कोई अपडेट है, ना कोई व्हाट्सएप पर किसी के पास मैसेज आया है, ना ही उसका फ़ोन चालू है, वो भी बंद है। आखिर लीना गई तो गई कहाँ? और उनको पता था कि वह गांव गई है। तो एक महीना जब हो जाता है, तो अब जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं गांव के अंदर, उसके मामा के पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि लीना अभी तक नहीं आई, क्या कर रही है वहाँ पर। लेकिन जो मामा होता है वह एकदम से कहता है, अरे वो तो यहाँ से चली गई, और कितनी लापरवाह लड़की है, काम को अधूरा छोड़कर चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, बिना बताए चली गई है दिल्ली। अब तो दोस्तों यहाँ पर दोस्त कहते हैं कि नहीं मामा जी, यहाँ पर वो नहीं आई है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है, तो वह दोस्त कहते हैं कि मामा जी आप पुलिस थाने में जाइए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाइए। तो मामा पुलिस थाने में जाता है, FIR दर्ज करता है, पर कोई एक्शन पुलिस ज़्यादा नहीं लेती है। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि शायद कहीं किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गई होगी। अब जो दोस्त होते हैं वह देखते हैं कि भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो दिल्ली में जाते हैं FIR करवाने, लेकिन वो लोग ये कहते हैं पुलिस वाले कि ये मामला होशंगाबाद का है, तो वहाँ की लोकल पुलिस ही इसे हैंडल करेगी। अब तो जो दोस्त होते हैं काफ़ी इंतज़ार करते हैं, 1.5 महीना गुजर जाता है, कहीं भी अता पता उस लड़की का नहीं था। तो वह सोशल मीडिया पर मतलब एक तरह से कहते हैं आवाज़ उठाते हैं, और वहाँ पर इस बात को फैला देते हैं। अब जब पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, तो पुलिस एक्शन में आती है, और फिर लीना की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। सबसे पहले लास्ट में कॉल की थी, वो जो ऑटो ड्राइवर था उस पर कॉल की गई थी, और जो लीना का फ़ोन होता है उसका EMI नंबर की मदद से फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है। तो एक लड़के के पास यह फ़ोन मिलता है, और वहाँ जाकर उस फ़ोन को अपने काबू में पुलिस लेती है, लड़के को भी काबू में लेती है, उससे पूछताछ करती है। लड़का कहता है जी मैं कसम से खाकर कह रहा हूँ, मुझे ये फ़ोन ट्रेन के अंदर मिला था, मैंने इसकी सिम निकाल कर फेंक दी और मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब लड़का जब ये कह रहा होता है, तो उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर जिसकी लास्ट बार बातें हुआ करती थी उसको भी, उसके भी घर पर जाया जाता है। तो ऑटो ड्राइवर कहता है जी देखो बहुत अच्छी लड़की थी वो, मैं उसको रोज़ लेकर आता था गांव, और रोज़ उसको वहीं पर छोड़ कर आया करता था होटल में, बहुत ही मिलनसार थी, बहुत ही हंसमुख थी, और मुझे तो पैसे भी ज़्यादा दे दिया करती थी बेचारी। लेकिन एक बार मैं जब उसको गाँव के अंदर लेकर आया था, तो उसके बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया ही नहीं, और मैंने सोचा शायद कहीं किसी और के साथ चली गई होगी शहर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता जी। अब तो पुलिस देखती है कि भाई गांव के अंदर तो वह उसका मामा ही रहता है, तो मामा ने ही यहाँ पर, उसको ही पता होगा कहाँ गई है, जब गांव से बाहर गई ही नहीं है। तो मामा को उठा लिया जाता है दोस्तों। मामा को उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पूछा जाता है कि वो गांव से बाहर गई ही नहीं है, ना ही उसका कोई पता मिला है हमें, और तुम बताओ क्या किया तुमने उसके साथ। अब तो दोस्तों मामा के ऊपर 3rd डिग्री लागू की जाती है, और उसकी फिर उसके बाद उसकी जो जबान है तोते की तरह बोलने लगती है, और मामा प्रदीप शर्मा कहता है कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ तुम लोगों को। अब यहाँ पर वो जो राज खोलता है दोस्तों, मामा कहता है कि वह जो ज़मीन थी जिसकी देखरेख मैं कर रहा था, मेरी भांजी की ज़मीन 35 एकड़ उसके हिस्से की थी, और 35 एकड़ उसकी बड़ी बहन के हिस्से की थी। तो जब वह बेचने के लिए आई, तो मैंने उससे कहा कि बेटी मैं तुम्हारी ज़मीन की देखरेख बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तुम ये ज़मीन बेच रही हो तो कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन मुझे भी दे दो, जिससे कि मैं इस गांव में रह पाऊँ, क्योंकि तुमने घर तो मुझे दे दिया रहने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी ज़मीन भी दे दो, मेरा बाल बच्चे पलते रहेंगे, बाकी तुम बेच दो। लेकिन वह लड़की बिल्कुल दो टूक मना कर देती है कि मैं थोड़ी भी ज़मीन नहीं दूंगी, तो मैं घर दे दिया गांव के अंदर, उसी से रहो, मैं उसके अलावा कुछ नहीं दूंगी। इस बात को लेकर उनके बीच में 2-3 दिन तक झगड़ा रहा था। और फिर दोस्तों इस मामा ने जो काम करने वाले 2 मजदूर थे उनको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई। अब एक बार जब उनका झगड़ा हो रहा था, तो वह अपने एक मजदूर की तरफ इशारा करता है, वह मजदूर पीछे से आता है पत्थर उठा करके, और उस लड़की के सर में पीछे से वार कर देता है। लड़की वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वह मर जाती है। अब तो ये जो मामा होता है मजदूरों की मदद लेकर के वहीं खेतों पर उस लड़की की लाश को वह झाड़ियों के पीछे ले जाता है, और झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद जो मामा होता है
वह अपने मजदूरों से कहता है कि इसके कपड़े उतार दो, और फिर दोस्तों उसके सारे कपड़े उतार करके उस लाश को गड्ढे में दफन कर दिया जाता है, ऊपर से नमक डाल दिया जाता है और कपड़ों को जला दिया जाता है, जिससे कि अगर कल को लाश भी मिले तो कपड़ों से इसकी पहचान ना हो पाए। इस तरह से दोस्तों निर्वस्त्र अपनी भांजी को वह उस गड्ढे में दफन कर देता है। पुलिस पूछती है वो गड्ढा कहाँ है, तो बताया जाता है तो उस गड्ढे जमीन को खोदा जाता है तो वहाँ से उस लड़की का कंकाल मिलता है। कुछ एक बाल वगैरह बचे थे और ज़्यादातर शरीर मिट्टी बन चुका था, और उसका डीएनए वगैरह करवाया जाता है, तो यहाँ पर अब राज खुलता है कि ये वही लड़की है। तो इस तरह से दोस्तों अपने रिश्ते ही कई बार जानी दुश्मन बन जाते हैं जब उनके मन में लालच दौड़ पड़ता है। अरे मामा का क्या हिस्सा था वहाँ पर, ठीक है, वो अगर उसकी ज़मीन की देखरेख कर रहा था तो 70 किले में आपको पता है खेतीबाड़ी कितनी हो जाती है, ठीक है, उसने लागत लगाई किसी ज़मीन के अंदर फसल पैदा करने में, लेकिन वो मुनाफा भी तो ज़्यादा ही देगी, उससे भी पेट उसका नहीं भर रहा था, ज़मीन में से भी हिस्सा मांग रहा था कुछ ना कुछ। तो लड़की ने मना कर दिया, तो उसने गलत तो नहीं किया था, उसकी ज़मीन ना दे किसी को, गांव का पैतृक घर मामा को दे रखा था तो ज़मीन ना दे, उसकी मर्जी है, लेकिन ज़बरदस्ती मामा लेना चाहता था। इसी चक्कर में भांजी को निपटा दिया, जिससे कि अब ये ज़मीन मेरे पास ही रहेगी। तो इस तरह के कांड कई बार दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो आज के दौर में किस पर भरोसा करें किस पर भरोसा ना करें, बस यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विजय पासवान, और कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, कितना आपका वीडियो को लाइक करते हैं, हम समय आएगा तो हम अपना घटना का भी आपको जानकारी ज़रूर देंगे, अगर ज़िंदा रहे तो, और मर गए तो तब तो तर्क ही क्या है। तो विजय पासवान जी आप ऐसा क्यों कहते हो, ज़िंदा क्यों नहीं रहोगे, आप अच्छी तरह से जिएँ और 100 साल आपकी 100 साल से भी ज़्यादा उम्र हो, अच्छे से रहें, ऐसा नहीं बोला करते। और आपका नाम मैंने यहाँ पर लिया है, और आपकी कोई कहानी है उसको आप ज़रूर लिखिएगा मैसेंजर में, मैं आपकी कहानी को पढ़ूंगा। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, योगेश तोमर कमेंट करते हैं, जितेंद्र शर्मा विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, सिकरम राज कमेंट करते हैं ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से, और उसके बाद पंथगिरी पंथ कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह कमेंट करते हैं, और स्वपन डे कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से, अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी हैं, समाज में पीर फकीर और तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें, ये सब लुटेरे हैं और आपके साथ धोखा देते हैं, यह सही है। और जय श्री राम गोपालगंज बिहार 28 से, वार्ड नंबर 23 से, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनुन जी आप। और प्रवीण बघेल दोबारा से, रघुवीर सिंह दोबारा से हैं, और उसके बाद चरणजीत दहिया हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से, उसके बाद दुर्योधन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।